नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक में। क्या आप जानते हैं कि ज़रूरी फैसले लेते समय हमारे दिमाग की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है? नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमान की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे दिमाग की सोचने की दो प्रणालियों के रहस्यों को उजागर करती है। क्यों पढ़ें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे आप ज़्यादा जागरूक और सटीक फैसले ले सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग की सोचने की प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकते हैं, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे गलतियाँ और पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, कैसे हम अपनी सोच और बुद्धिमत्ता को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और हमारी सोच में कौन कौन सी गलतफहमियां छिपी होती है। सिस्टम एक, तेज और स्वचालित सोचने का तरीका। ये सिस्टम हमारे दिमाग का तेज, सहज और स्वचालित भाग है। ये बिना किसी सोच विचार के हमारी आदतों और पूर्व अनुभवों के आधार पर काम करता है। उदाहरण, अगर अचानक बारिश हो जाए तो बिना ज़्यादा सोचे छाता लेने का निर्णय करना। सिस्टम एक हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद करता है, लेकिन ये अक्सर गलतियाँ भी करता है। सिस्टम दो, धीमा और सोच समझकर चलने वाला तरीका। ये सिस्टम तर्क और विश्लेषण पर आधारित है। इसका काम गहराई से सोचना और कठिन फैसले लेना। उदाहरण, जब आप नया घर खरीदने का निर्णय लेते हैं तो आप सभी विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। सिस्टम दो हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में सक्रिय होता है, लेकिन ये धीमा और मेहनत वाला तरीका है। कैसे काम करते हैं दोनों सिस्टम? सिस्टम एक, ये तेज है लेकिन अक्सर गलत निर्णय ले सकता है। सिस्टम दो, ये धीमा है लेकिन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेता है। डेनियल कहनेमान बताते हैं कि अधिकतर समय हमारा सिस्टम एक ही सक्रिय रहता है। ये हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन यही वजह है कि हम कई बार गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं। ये किताब उन गलतफहमियों की पहचान करती है जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। कैसे हम स्थिति को पूरी तरह समझे बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कैसे हमारे पूर्वाग्रह हमारे फैसलों को गुमराह करते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे बेहतर निर्णय लेने वाले बन सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिमाग का दिलचस्प खेल। ये किताब हमारे दिमाग में चल रहे दो किरदारों की कहानी है। सिस्टम एक, सहज, तेज और भावनात्मक। सिस्टम दो, धीमा, परिपक्व और तर्कसंगत। जब इन दोनों का सामना होता है तो उनकी बातचीत ये तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। सिस्टम एक का उदाहरण, जब आप अचानक तेज आवाज़ सुनते हैं तो आप बिना सोचे उसी दिशा में देखना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम एक का काम है। ये प्रणाली लाखों वर्षों के विकास की देन है और हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है। सिस्टम दो का उदाहरण, जब आप किसी भीड़ में किसी खास व्यक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग एकाग्र होकर काम करता है। ये सिस्टम दो का काम है। ये विकर्षणों को अनदेखा कर आपको अपने ऊर्जा सही जगह पर केंद्रित करने में मदद करता है। ये किताब दिखाती है कि इन दोनों प्रणालियों का तालमेल हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दो प्रणालियों का आलस्य और उनकी सीमा। हमारे दिमाग में सिस्टम एक तेज, स्वचालित और भावनात्मक है, जबकि सिस्टम दो धीमा, तार्किक और सोच समझकर निर्णय लेने वाला है। लेकिन दोनों में एक सामान्य बात है, आलस। सिस्टम एक जल्दी और सहजता से काम करता है, लेकिन कई बार ये हमें गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। सिस्टम दो हालांकि ज़्यादा सटीक है, लेकिन इसे सक्रिय करना ऊर्जा और ध्यान मांगता है। और स्टिक बॉल समस्या। डैनियल कहनेमान ने इन प्रणालियों के कामकाज को समझाने के लिए स्टिक एंड बॉल समस्या का उदाहरण दिया है। एक बल्ले और गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? ज़्यादातर लोग 10 सेंट का जवाब देते हैं, जो गलत है। सही उत्तर, गेंद की कीमत 5 सेंट है। बल्ले की कीमत $1.05 है और गेंद की कीमत $0.5 होगी।
गलत जवाब क्यों दिया? जब आप ये सवाल सुनते हैं तो सिस्टम एक तेजी से काम करता है और 10 सेंट का उत्तर देता है। ये सहज और स्वचालित प्रक्रिया है, लेकिन गलत। सिस्टम तो इस गलती को पकड़ सकता था, लेकिन आलस्य के कारण इसे सक्रिय नहीं किया गया। स्टेक एंड बॉल समस्या दिखाती है कि हमारा दिमाग अक्सर कम से कम ऊर्जा खर्च करने की कोशिश करता है। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहा जाता है। सिस्टम 2 की भूमिका। सिस्टम 2 को सक्रिय करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ध्यान और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सिस्टम 2 का उपयोग करने से हम अपने उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम आलसी हैं तो हमारा दिमाग सिस्टम 1 पर भरोसा करता है और गलत फैसले लेता है। शोध बताते हैं कि सिस्टम 2 का अभ्यास हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। सिस्टम 1 तेज है, लेकिन सिस्टम 2 सटीकता और समझदारी लाता है। प्राइमरी दिमाग को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प अवधारणा की, जिसे प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग का मतलब है हमारे दिमाग को पिछले अनुभवों या संकेतों के आधार पर किसी खास दिशा में प्रभावित करना। उदाहरण, अगर आप ईंट शब्द देखते हैं और फिर साउंड स्कॉर्पियो को पढ़ते हैं, तो आप इसे सूप के रूप में ला करेंगे। लेकिन अगर आप क्लीन और फिर साउंड स्कॉर्पिट पढ़ते तो आप इसे सूप के रूप में पूरा करते। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे संकेतों और पिछले अनुभवों के आधार पर काम करता है। हमेशा ऑटो पायलट पर क्यों रहते हैं? हमारा दिमाग ज़्यादातर समय ऑटो पायलट मोड में रहता है। सिस्टम एक स्वचालित रूप से काम करता है और त्वरित निर्णय लेता है। लेकिन जब हम सचेत रूप से सोचने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम 2 को सक्रिय करना पड़ता है। अगर हम सिस्टम 2 को सक्रिय करने में आलसी हैं तो हमारा दिमाग गलतियों और पूर्वाग्रहों का शिकार हो जाता है। हमारे दिमाग में सोचने के दौरान प्रभाव, पूर्वाग्रह और शॉर्टकट कैसे काम करते हैं और किस तरह ये हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राइमिंग। कैसे हमारा दिमाग प्रभावित होता है? जब हम किसी शब्द, अवधारणा या घटना के संपर्क में आते हैं तो वो हमारे दिमाग में उसे संबंधित चीज़ों को प्रभावित और सक्रिय कर देता है। इसे प्राइमिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ईंट शब्द देखते हैं और फिर साउंड स्कॉर्पियो को पढ़ते हैं तो आप इसे सूप के रूप में पूरा करेंगे। लेकिन यदि आप सावर शब्द देखेंगे तो आप सोप सोचेंगे। प्राइमिंग का प्रभाव सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यवहार पर भी असर डालता है। प्रभाव का एक अध्ययन में प्रतिभागियों को बुढ़ापे से संबद्ध शब्द दिखाए गए, जैसे फ्लोरिडा और जूरिया। इसके बाद उन्होंने एक सामान्य से धीमी प्रक्रिया दी। क्या दिलचस्प है, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके विचार और क्रियाएं उन शब्दों से प्रभावित हुई। इसका मतलब हम हमेशा सचेत रूप से अपने कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित नहीं करते। हमारी सोच और निर्णय अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। पैसे का प्रभाव, स्वार्थ और स्वतंत्रता। एक और दिलचस्प अध्ययन, जब प्रतिभागियों को पैसे से संबंधित अवधारणाएं जैसे पैसों की तस्वीरें दिखाई गई, उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया। दूसरों से मदद मांगने या अनुरोध स्वीकार करने की कम इच्छा दिखाई। निष्कर्ष, मौद्रिक उत्तेजना, पैसों से जुड़ी चीज़ें से भरा समाज हमें ज़्यादा स्वार्थी बना सकते हैं। ये दिखाता है कि प्राइमिंग हमारी सोच, विकल्पों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। हेलो इफेक्ट, अतिरंजक भावनात्मक स्थिरता। अब बात करते हैं एक और रोचक मानसिक शॉर्टकट की, जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति का सिर्फ एक सकारात्मक पहलू जानते हैं तो आप उसके पूरे व्यक्तित्व को सकारात्मक मानने लगते हैं। उदाहरण, आप किसी पार्टी में बेन से मिलते हैं जो बहुत मिलनसार है। बाद में जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप किसी दानदाता को जानते हैं तो आप बेन का नाम सुझा देते हैं, भले ही आप उसके बारे में और कुछ ना जानते हो। हेलो इफेक्ट आपको बेन की एक विशेषता, मिलनसार होना के आधार पर उसका पूरा व्यक्तित्व आंकने पर मजबूर करता है। पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बॉय। हेलो इफेक्ट के साथ ही हमारा दिमाग एक और शॉर्टकट अपनाता है,
जिसे कन्फर्मेशन बॉयस कहते हैं। ये कब होता है? जब हम केवल ऐसी जानकारी पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों का समर्थन करती है। उदाहरण, जब आप पूछते हैं क्या जेम्स मिलनसार है, आपका दिमाग जेम्स को मिलनसार मानने लगता है, भले ही इसके लिए आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। कन्फर्मेशन बायस और हेलो इफेक्ट एक साथ काम करते हैं, जिससे हमारा दिमाग जल्दी निर्णय लेता है, लेकिन ये अक्सर गलत होता है। त्वरित निर्णय और गलतियां। हमारा दिमाग अक्सर डेटा की कमी को अनदेखा करके निर्णय लेने के लिए साधारण शॉर्टकट का उपयोग करता है। ये तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति के कारण होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम गलत सुझावों पर भरोसा कर लेते हैं और डेटा की कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं। सीखने के बाद प्राइमिंग, हेलो इफेक्ट और कन्फर्मेशन बायस हमें दिखाते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर गलतियां करता है, लेकिन अगर हम जागरूक रहें और सिस्टम दो तार्किक सोच का उपयोग करें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे दिमाग में कैसे स्वचालित प्रक्रिया और शॉर्टकट काम करते हैं और ये कैसे हमारे निर्णय और सोच को प्रभावित करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक चारा डालने जैसा प्रभाव। प्राइमिंग, चारा डालने की तरह कुछ संज्ञानात्मक घटनाएं पूरी तरह से अनजाने में हमारे विकल्पों, निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। ये तब होता है जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को जल्दी से समझने और निर्णय लेने के लिए आसान रास्ते, शॉर्टकट अपनाता है। इन मानसिक शॉर्टकट को यूरिस्टिक कहते हैं। दो यूरिस्टिक हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स। हमारा दिमाग अक्सर यूरिस्टिक का उपयोग करता है। शॉर्टकट हमें तेज़ी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, हालांकि इनका अनुचित उपयोग हमें गलतियों की ओर ले जा सकता है। प्रकार एक, प्रतिस्थापन ह्यूरिस्टिक, सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक। ये तब होता है जब हम एक मुश्किल सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक आसान सवाल से बदल देते हैं। उदाहरण, सवाल, क्या ये महिला शरीफ के लिए अच्छी उम्मीदवार होगी? हमारा दिमाग इसे बदल देता है, क्या ये महिला शरीफ की तरह दिखती है? इस शॉर्टकट के कारण हम उम्मीदवार की असली योग्यता जैसे अनुभव और नीतियाँ की बजाय सिर्फ उसकी छवि के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रकार दो, उपलब्धता यूरिस्टिक, अवेलेबल हेरिस्टिक। ये तब होता है जब हम किसी घटना की संभावना को इस आधार पर तय करते हैं कि वो हमें कितनी बार सुनाई गई है या याद रखना कितना आसान है। उदाहरण, हकीकत, स्ट्रोक से होने वाली मौतें यातायात दुर्घटनाओं से ज़्यादा होती हैं। धारणा, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यातायात दुर्घटनाओं से ज़्यादा मौतें होती हैं। क्यों? मीडिया में हम दुर्घटनाओं के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, वे हमारी याद में गहरी छाप छोड़ते हैं, जबकि स्ट्रोक के मामलों पर कम ध्यान दिया जाता है। 3, आंकड़ों को समझने में कठिनाई, बेस रेट निगलेक्ट। हम अक्सर आंकड़ों को समझने में गलती करते हैं क्योंकि हम आधार दर, बेस रेट को नज़रअंदाज कर देते हैं। आधार दर क्या है? आधार दर किसी घटना की औसत संभावना को दर्शाती है। उदाहरण, एक टैक्सी कंपनी में 20% टैक्सियाँ पीली है, 80% टैक्सियाँ लाल है। अगर आपको एक टैक्सी के रंग का अनुमान लगाना है तो आधार को ध्यान में रखते हुए कहना चाहिए कि टैक्सी लाल होने की संभावना 80% है। गलतियाँ क्यों होती है? हम आंकड़ों को नज़रअंदाज करके अपनी उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आपने 5 लाख टैक्सियर गुजरते देखेंगे तो आपको लग सकता है कि अगली टैक्सी भी लाल होगी, लेकिन वास्तविक में आधार दर के अनुसार अगली टैक्सी के लाल होने की संभावना अब भी 80% ही है। 4, औसत पर वापस आना, रिग्रेशन टू द मीन। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ औसत पर वापस आती है। उदाहरण, एक फुटबॉल खिलाड़ी औसतन हर महीने 5 गोल करता है। सितंबर में वो 10 गोल करता है। कोच खुश हो जाता है, लेकिन अगर अगले महीनों में वो फिर से 5 गोल करने लगता है तो कोच उसे फॉर्म खोने के लिए आलोचना करता है। हकीकत, एक खिलाड़ी अपनी औसत प्रदर्शन पर वापस आ रहा है, आलोचना करना सही नहीं है। 5, अनुभव बना यादें, मेमोरी वर्सेस यादें। हम घटनाओं को वैसा नहीं याद रखते जैसा हमने अनुभव किया है। हमारा दिमाग एक सीधी रेखा में यादें रिकॉर्ड नहीं करता। हमारे पास 2 तरह की प्रक्रियाएं होती है। अनुभव करने वाला दिमाग,
ये वर्तमान में हो रही चीज़ों पर ध्यान देता है। याद रखने वाला दिमाग, ये अनुभव के अंत और क्षण को ज़्यादा महत्व देता है। उदाहरण, अगर कोई यात्रा 90% शानदार थी लेकिन अंत में एक छोटी सी परेशानी हुई, तो याद रखने वाला दिमाग पूरी यात्रा को खराब मान सकता है। सीखने की बातें, एक ह्यूरिस्टिक तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग गलतियों को जन्म दे सकता है। 2. आधार दर को नज़रअंदाज करना हमारी बड़ी गलतियों का कारण बनता है। 3. औसत पर वापस आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हमें समझना चाहिए। 4. हमारी यादें हमेशा अनुभव का सही प्रतिबिंब नहीं होती। अनुभव करने वाला और याद रखने वाला दिमाग, हमारे दिमाग में दो प्रकार के सोचने वाले स्वयं होते हैं। एक अनुभव करने वाला स्वयं, और ये वही है जो वर्तमान क्षण में अनुभव कर रहा होता है और ये पूछता है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। 2. याद रखने वाला स्वयं, फ्लैशबैक सेल्फ, और ये हमारे पूरे अनुभव को फ्लैशबैक के रूप में रिकॉर्ड करता है और ये पूछता है कुल मिलाकर मैंने कैसा महसूस किया। अंतर, अनुभव करने वाला स्वयं अधिक सटीक है क्योंकि ये वास्तविक समय में हमारी भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। याद रखने वाला स्वयं घटनाओं को कुछ खास हिस्सों और अंत पर आधारित करके रिकॉर्ड करता है जो हमेशा सटीक नहीं होता। पीक एंड रूल, पीक एंड रूल, हम किसी भी अनुभव को उसके चरम पीक और उसके अंत एंड के आधार पर याद करते हैं। उदाहरण, एक प्रयोग में लोगों की कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी जैसी दर्दनाक प्रक्रिया की यादों का अध्ययन किया गया। एक समूह में प्रक्रिया लंबी थी लेकिन दर्द धीरे धीरे कम हुआ। दूसरे समूह में प्रक्रिया तेज थी लेकिन अंत में दर्द बढ़ गया। नतीजा, जिन लोगों को कम समय में ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ा उन्हें अनुभव ज़्यादा बुरा लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी यादें पीक एंड रोल पर आधारित थी। इच्छा शक्ति और ऊर्जा प्रबंधन, विल पावर एंड कॉग्निटिव एनर्जी, हमारे दिमाग का काम इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। एक संज्ञानात्मक कॉग्निटर इज वो जब दिमाग आराम की स्थिति में होता है और इसमें हम ज़्यादा रचनात्मक और खुश से होते हैं, लेकिन गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। 2. संज्ञानात्मक तनाव, कॉग्निटिव स्ट्रेस, और जब दिमाग को ध्यान केंद्रित करना होता है और ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है और हमें कम रचनात्मक बनाता है, लेकिन गलतियां कम होती है। कैसे उपयोग करें? अगर आपको प्रेरक संदेश देना है तो दिमाग को आराम की स्थिति में लाने की कोशिश करें। अगर आपको जटिल समस्याओं का हल ढूंढना है तो दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम दें, जैसे मुश्किल फ़ोन में कुछ पढ़ना। जोखिम का मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट, हमारा जोखिम का आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी हमें कैसे प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण, एक प्रयोग में 2 समूहों के मनोचिकित्सकों से पूछा गया कि क्या मिस्टर जोन्स को मानसिक अस्पताल से रिहा करना सुरक्षित है। पहले समूह को बताया गया कि ऐसे रोगियों में 10% हिंसा की संभावना होती है। दूसरे समूह को बताया गया कि ऐसे 100 रोगियों में से 10 हिंसक हो सकते हैं। नतीजा, दूसरे समूह ने रिहाई का विरोध दुगुनी बार की। इसका कारण यह है कि सापेक्ष आवृत्ति 100 में से 10 हमें ज़्यादा प्रभावशाली लगती है। दोहराव और विश्वास, रेपिटेशन एंड बिलीव, अगर कोई जानकारी हमें बार बार दी जाती है तो हमारा दिमाग इसे ज़्यादा आसानी से स्वीकार करने लगता है। दोहराई जाने वाली जानकारी हमें ज़्यादा प्रेरक और भरोसेमंद लगती है। इसलिए अगर आप किसी बात को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराएं। पीक और औसत पर लौटना, रिग्रेशन टू द मीन, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ औसत पर वापस आ जाती है। उदाहरण, अगर कोई क्रिकेटर औसतन हर मैच में 50 रन बनाता है और एक मैच में 100 रन बना लेता है तो अगले मैच में उसके फिर से 50 रन बनाने की संभावना ज़्यादा है। ये औसत पर लौटने का उदाहरण है। सीखने की बात है, एक, हमारा अनुभव और हमारी यादें हमेशा एक जैसे नहीं होते। 2. हमारा दिमाग जानकारी की प्रस्तुति के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। 3. सही निर्णय लेने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। 4. जोखिम का सही आकलन करने के लिए तथ्यों को सावधानी से देखना ज़रूरी है। 1. सांख्यिकीय डेटा बनना मानसिक
छवियाँ। हम स्पष्ट और भावनात्मक छवियों को तर्क संगत आंकड़ों पर प्राथमिकता देते हैं। इसे हर उपेक्षा बेसरेफलिनेट कहा जाता है। उदाहरण सोचिए, एक दवा के बारे में दो वाक्य इस प्रकार है। ये दवा बच्चों को बीमारी से बचाएगी, लेकिन इसमें 0.001% स्थायी विकृति का जोखिम है। ये दवा लेने वाले 1 लाख बच्चों में से एक को स्थायी विकृति हो सकती है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दूसरा वाक्य हमें एक विकृत बच्चे की स्पष्ट छवि दिखाता है। इसका प्रभाव ज़्यादा होता है और हमें दवा लेने से हिचकिचाने पर मजबूर करता है। 2. तर्क के आधार पर निर्णय क्यों नहीं लेते? अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से माना है कि लोग तर्कसंगत निर्णय लेते हैं और उपयोगिता सिद्धांत यूटिलिटी थ्योरी का पालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग हमेशा वो विकल्प चुनते हैं जो उन्हें सबसे अधिक लाभ पहुंचाए। उदाहरण, यदि आपको कीवी और संतरा पसंद है तो और दोनों के मिलने की संभावना 10% है, तो आप वो विकल्प चुनेंगे जो आपको अधिक पसंद है। इस सरल और तर्क संगत लगता है ना? लेकिन वास्तविकता में हम हमेशा तर्क संगत निर्णय नहीं लेते। उदाहरण सोचिए, जॉन और जेनी दोनों के पास $5 मिलियन है। जॉन ने 1 मिलियन से 5 मिलियन कमाए। जेनी ने 9 मिलियन से 5 मिलियन खो दिए। क्या वे दोनों समान रूप से खुश होंगे? नहीं। जॉन अपनी जीत से खुश होगा, जेनी अपनी हानि से दुखी होगी। ये दिखाता है कि हमारा संतोष केवल हमारे पास मौजूद संपत्ति पर नहीं, बल्कि इसे पाने या खोने के तरीके पर निर्भर करता है। 3. झूठी मानसिक छवियाँ और अति आत्मविश्वास। हमारी सोच में अक्सर झूठी छवियाँ हावी हो जाती हैं। उदाहरण, अगर हम गर्मियों की सोचते तो हमारे दिमाग में चमकते सूरज और पसीने से तरबतर तस्वीर आती है। अब सोचिए कि मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि आज ठंड हो सकती है, लेकिन आप फिर भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनते हैं क्योंकि आपकी मानसिक छवि आपको गुमराह कर रही है। समस्या, हम अपने दिमाग की इन छवियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, भले ही वास्तविक आंकड़े और डेटा कुछ और ही कहे। समाधान, संदर्भ वर्ग पूर्वानुमान, रेफरेंस क्लास फॉरकास्टिंग, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, उन दिनों के बारे में सोचें जब गर्मियों में ठंड थी और आपने क्या पहना था। लंबी अवधि की योजना, मानसिक छवियों के बजाय डेटा और सबूतों पर भरोसा करें। 4. दिमाग की 2 प्रणालियाँ, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। हमारा दिमाग 2 प्रकार से काम करता है। सिस्टम एक उदास तेज, सहज और बिना प्रयास के, और ये हमारी अधिकांश दिनचर्या को संभालता है। सिस्टम 2 उदास अधीमा, ध्यान केंद्रित और तर्कपूर्ण। तो इसका उपयोग तब होता है जब हमें जटिल समस्याएं हल करनी होती है। उदाहरण, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल देखते हैं तो सिस्टम 1 काम करता है। जब आपको किसी गणित या समस्या को हल करना होता है तो सिस्टम 2 सक्रिय होता है। महत्व, हमारे विचार और व्यवहार इस पर निर्भर करते हैं कि उस समय कौन सा सिस्टम सक्रिय है। 5. तर्क संगतता और भावनात्मक निर्णय। हमारे निर्णय केवल तर्क पर आधारित नहीं होते। भावनाओं और छवियाँ हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। उदाहरण, किसी दुर्लभ घटना की संभावना को यदि सांख्यिकीय रूप से समझाया जाए तो लोग उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यदि इसे एक भावनात्मक छवि के साथ प्रस्तुत किया जाए तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। मुख्य संदेश, हमारा दिमाग 2 प्रणालियों से काम करता है और दोनों की अपनी भूमिका है। हम अक्सर मानसिक छवियों और भावनाओं के प्रभाव में तर्कसंगत निर्णय नहीं लेते। बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा और ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, ये थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो आप हमें आर्थिक सहयोग करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।